Hello everyone, today we are going to start up with a very important topic, that is the antidepressant. My name is Anil Kumar Sharma, so let's take up with a very important topic without wasting the further time. Before starting with the topic antidepressant, we will start up with the depression. What is depression? Depression होता क्या है actually? उसकी definition क्या है? Depression is classified as a mood disorder and it is described as a feeling of sadness, anger, loss or anger that interfere with the person's everyday activity. Depression एक mood disorder होता है जिसमें बंदे को sadness महसूस होगी या फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा या फिर जिस भी पर्सन को डिप्रेशन होगी तो वो एवरीडे एक्टिविटीज में इंटरफेरेंस होगी डिप्रेशन की वजह से। सेकंड पॉइंट इसमें बोल रहा है इट कैन अफेक्ट पर्सन्स थॉट बिहेवियर मोटिवेशन एक्टिविटी फीलिंग एंड सेंस ऑफ वेलबींग। ये बोल रहा है कि जो डिप्रेशन की वजह से पर्सन के जो थॉट में उसमें डिफरेंस आ सकता है, बिहेवियर में डिफरेंस आ सकता है डिप्रेशन की वजह से, मोटिवेशन कम हो सकती है उसकी और फीलिंग एंड सेंस ऑफ वेलबींग उसकी कम हो सकती है। मतलब उसको लगेगा कि मैं थोड़ा बीमार हूँ या फिर उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन महसूस होगी, वो बहुत ज्यादा टेंस में हो जाएगा। Next point, it may feature sadness, difficulty in thinking, concentration, significant increase or decrease in the appetite and time spent sleeping. ये बोल रहा है अगर किसी भी बंदे को अगर डिप्रेशन होगा तो उसको क्या होगा, एक तो वो सोचने में उसको दिक्कत होगी और कंसंट्रेशन अटेन करने में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी और इसकी वजह से, डिप्रेशन की वजह से उसको भूख ज्यादा लग भी सकती है और कम भी लग सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। और ज्यादातर अगर डिप्रेशन में पेशेंट होगा तो वो ज्यादा जो अपना टाइम है उसमें स्लीपिंग में स्पेंड करेगा, वो ज्यादातर सोएगा। Next point is depression is a common psychiatric disorder, but the etiology is of it is not clear. Depression mainly क्या होता है, psychiatric disorder होता है, मतलब brain का आपका disease होता है, disorder होता है, but इसका etiology origin पता नहीं है कि कहाँ से originate हुआ है ये depression। अभी तक ऐसा कोई clear cause पता नहीं है इसका depression के कहाँ से आया है ये। Depression could be of a unipolar, maybe a reactive, maybe a endogenous, और सेकेंड इज बाइपोलर मूड डिसऑर्डर और मैनिक डिसऑर्डर। जो डिप्रेशन होता है एक यूनिपोलर भी हो सकता है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी होते हैं। बाइपोलर को हम मैनिक डिप्रेसिव इलनेस भी बोलते हैं। यूनिपोलर में बी आर रिएक्टिव और मे बी आर एंडोजीनियस। Next point is reactive depression is due to a stressful and distressing circumstances in the life. जो reactive depression होता है वो mainly क्या होता है, stress लेने की वजह से या फिर कोई भी बंदा tense हो रखा है, ज्यादा सोच रहा है अपने daily life की वजह से, उसको वो reactive depression उसकी वजह से होता है। Next point is the endogenous depression. Endogenous depression is the major depression and result from a biochemical abnormalities in the brain. Endogenous second part of unipolar depression होता है। Endo depression एक major type of depression होता है जो कि basically biochemical abnormalities जो हमारी brains के अंदर हो रही है उसकी वजह से mainly होता है। Deficiency of the monoamine, non-adrenaline and 5-hydroxy tryptamine activities in the CNS is thought to be responsible for the endogenous depression. ऐसा माना जाता है कि endogenous depression जो हो रहा है वो उसका एक और कॉज होता है कि जो CNS के अंदर मोनोअमीन्स की डेफिशिएंसी हो रही है उसकी वजह से भी endogenous depression हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिम्टम्स। व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ endogenous depression? पहला सिम्टम होता है इमोशनल सिम्टम। इमोशनल सिम्टम्स में आता है सैडनेस, मिसरी, होपलेसनेस, लो एस्टीम, लो इंटरेस्ट एंड सुसाइडल थॉट्स। इमोशनल में होता है कि बंदे को अगर एंडोजीनियस डिप्रेशन है तो वो क्या वो करेगा, एक तो उसको सैडनेस हो जाएगी, मतलब दुखी रहेगा और बहुत ज्यादा होप बहुत कम होगी उसके अंदर और आत्मविश्वास कम हो जाएगा उसके अंदर और किसी भी चीज के अंदर इंटरेस्ट उसका खत्म हो जाएगा और सुसाइडल थॉट्स आने लग जाएंगे, उसको सुसाइड करने की इच्छा रहेगी अगर इमोशनल सिम्टम्स आए तो उसके अंदर।
सेकंड इसका सिम्टम आता है बायोलॉजिकल सिम्टम। बायोलॉजिकल सिम्टम्स में सबसे पहला आता है फैटिक, एपेथी, लो ऑफ एपिडो, लो ऑफ एपिटाइट, लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। बायोलॉजिकल सिम्टम्स में आता है फैटिक, उसको थकावट महसूस होएगी। लॉस ऑफ एपिटाइट मतलब सेक्स करने की जो डिजायर है वो खत्म हो जाएगी ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द हार्मोन, और जो भूख है वो कम हो जाएगी, और कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, और स्लीप डिस्टर्बेंस भी बहुत कम सोएगा वो, अगर बायोलॉजिकल सिम्टम्स उस पेशेंट के अंदर आए तो। नेक्स्ट कंडीशन जो होती है बाइपोलर डिसऑर्डर होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर में इज कैरेक्टराइज्ड बाय alternate mania and depression. It is less common and is associated with a hereditary tendency. Mania can be considered opposite of a depression with elation, rapidly talking, overconfidence, often associated with the irritation and aggression. ये बोल रहा है कि जो बाइपोलर डिप्रेशन होता है वो बेसिकली मैनिया होता है उसमें, और डिप्रेशन होता है। मैनिया जो होता है वो अपोजिट ऑफ डिप्रेशन होता है, मतलब इसमें भी सैडनेस होती है, बट मैनिया के अंदर बेसिकली जो पेशेंट होता है वो रैपिडली टॉक करेगा, ओवर कॉन्फिडेंस होएगा उसको, या फिर उस पेशेंट को इरिटेशन होगी, एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा होगी, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी उसके अंदर। और बेसिकली जो वो होता है, जो ये बाइपोलर डिप्रेशन होता है वो हेरिडिटरी टेंडेंसी होती है, मतलब पेरेंट से आपके बच्चों के अंदर भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटी डिप्रेसेंट। क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन आती है आपकी रिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऑफ MAO और RIMAS। इनकी फुल फॉर्म होती है, MAO की फुल फॉर्म है मोनोअमाइन ऑक्साइडेज, RIMA इज रिवर्सिबल मोनोअमाइन ऑक्साइडेज एंटी डिप्रेसेंट। उसमें एग्जांपल आता है आपका मैक्लोबिमाइड एंड क्लोरग्लाइन। सेकेंड इसमें क्लासिफिकेशन आती है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट TCAs। उसमें फर्दर सब क्लासिफिकेशन आती है, सबसे पहले होती है नॉन एड्रेनालिन प्लस 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। उसमें एग्जांपल पहला आता है इमिप्रामीन, सेकंड इज एमिट्रिप्टालिन, थर्ड इज ट्राई एमिप्रामीन, डॉक्सीपीन, डोथीपीन, क्लोमिप्रामीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज प्रीडोमिनेटली नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। उसमें एग्जांपल आते हैं डेसिप्रामीन, नॉन ट्रिप्टालिन, एमोक्सिपिन, रिबोक्सिटीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज द सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, जिसको हम SSRI भी बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आता है फ्लोक्सिटीन, फ्लेवोक्सामाइन, पेरोक्सिटीन, सर्टालिन, सिटोलाप्राम, एसिटोलाप्राम एंड डेपोक्सिटीन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, फोर्थ क्लासिफिकेशन इज अ सर्टोनिन नॉन एड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर, इसको हम SNRIs बोलते हैं। इसमें आता है आपका वेनाल्फेक्सिन एंड डिलोक्सिटीन। लास्ट क्लासिफिकेशन इज अ एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें एग्जांपल आता है आपका ट्राजाडोन, मिर्टाजिपिन, ब्यूप्रियोन, टियानेप्टिन, एमिनेप्टिन एंड ऑटोमोक्सिटीन। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द मोनोअमाइनेज ऑक्साइडेज इनहिबिटर। सबसे पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है मोनोअमाइन ऑक्साइडेज MAO इज एन एंजाइम व्हिच मेटाबोलाइज द नॉन एड्रेनालिन 5-HT एंड DA। ये बोल रहा है कि मोनोअमाइनेज ऑक्साइडेज जो होता है वो एक एंजाइम होता है जो मेटाबोलाइज करता है हमारा नॉन एड्रेनालिन को, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन को और डोपामिन्स को। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है ड्रग्स विच इनहिबिट दिस एंजाइम एनहांस द न्यूरल लेवल ऑफ नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। जो ड्रग MAO को, मोनोअमाइन ऑक्साइडेज को इनहिबिट करेगा, वो क्या करेगा, नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन की लेवल न्यूरॉन्स में बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट इज MAO exhibit in 2 isoenzymes, MAO monoaminase oxidase A and monoaminase oxidase B। 2 isoenzymes में ये पाया जाता है, एक होता है MAOA and MAOB। Next point is MAO monoaminase oxidase A is a selective for 5-hydroxytryptamine, a reversible, and monoaminase oxidase A is selective inhibitors like maclobimide और are now developed। ये मोनोअमाइनेज ऑक्साइडेज A जो होता है वो सेलेक्टिव होता है, किसके लिए, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन के लिए। मोनोअमाइनेज ऑक्साइडेज A जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और सेलेक्टिव इनहिबिटर होता है, जैसा कि मैक्लोबिमाइड जो अभी डेवलप हुआ है।
Next point is non-selective and irreversible monoamines oxidase inhibitor. Phenalzine and trinyl cypromine are associated with several side effects and risk of many food interaction. कुछ ऐसे मोनोमाइनेज इनिबिटर होते हैं जैसे नॉन सेलेक्टिव होते हैं जो और इरिवर्सिबल होते हैं, जिसमें एग्जांपल दे रखा है फेनाल्जीन और ट्रिनाइल साइप्रोमिन. ये क्या बट इनको यूज करने का एक बहुत बेकार मतलब साइड इफेक्ट है इनका. एक तो साइड इफेक्ट दिखाते हैं, ऊपर से फूड ड्रग इंटरेक्शन ये कॉज कर देते हैं. ट्रिनाइल साइप्रोमिन और फिनाल्जीन कैसे एक्ट करते हैं वो देखते हैं. ये इरिवर्सिबली इनहिबिट्स द एंजाइम ऑफ मोनोमाइनेज ऑक्साइडेज and enhance the neural level of noradrenaline, dopamine and 5-hydroxytryptamine. ये क्या करते हैं, ट्रिनाइल साइप्रोमिन और फेनाल्जीन ये इरिवर्सिबली बाइंड करते हैं मोनोमाइनेज ऑक्साइडेज मोनोमाइन ऑक्साइडेज एंजाइम के से और बाइंड करके इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से नॉन एड्रेनालिन, डोपामिन और 5-hydroxytryptamine का लेवल न्यूरॉन्स में बढ़ जाएगा. एंटी डिप्रेसेंट एक्शन डेवलप स्लोली ओवर द वीक्स ऑफ ट्रीटमेंट. ये बोल रहा है कि एंटी डिप्रेसेंट एक्शंस जो होता है वो ट्रीटमेंट मतलब एक हफ्ते तक उनकी ट्रीटमेंट चलती रहती है और स्लो एक्शन दिखाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट ऑफ देम आर लॉन्ग एक्टिंग एंड रिक्वायर 1 to 2 वीक ऑफ रिकवरी ऑफ मोनोमाइनेज ऑक्साइडेज एक्टिविटी आफ्टर स्टॉपिंग द ड्रग. ये बोल रहा है कि ड्रग को स्टॉप करने के बाद जो अब जो काम दिखाता है, जो ट्रीटमेंट चलती है वो 1 से 2 वीक इनको लग जाता है ताकि रिकवरी हो सके MAO से, मतलब मोनोमाइनेज ऑक्साइडेज जो ड्रग्स हैं उनसे रिकवरी हो सके. इसलिए 1 से 2 वीक तुम्हारी ट्रीटमेंट चलेगी. इसमें साइड इफेक्ट होते हैं हाइपोटेंशन, वेट गेन, रेस्टलेसनेस, इंसोमिनिया. इंसोमिनिया इज ड्यू टू द CNS एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट एंड रियरली अ लिवर डिस्फंक्शन. इसमें हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा, रेस्टलेसनेस थकावट हो जाएगी. इंसोमिनिया का मतलब है आपका नींद नहीं आएगी क्योंकि CNS का स्टिमुलेशन हो गया है. एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट आपका सलाइवेशन वगैरह इंक्रीज हो जाएगा. और लिवर डिस्फंक्शन जो है, लिवर खराब होने के चांसेस बहुत कम है. Now we learn about the mechanism of action of the monoamines oxidase inhibitors. Monoamines oxidase inhibitor का mechanism of action हम पढ़ लेते हैं. बेसिकली ये आपका सबसे पहले ये क्या है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है और इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं ये, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. जो ब्लू कलर का है वो न्यूरोट्रांसमीटर है. जो नॉर्मल ट्रांसमिशन होती है वो होती है कि साइनेप्टिकल वेसिकल में आपका न्यूरोट्रांसमीटर आपका स्टोरेज होगी. जब सिग्नल आएगा तो वो ट्रांसमिट मतलब वो जो साइनेप्टिक वेसिकल है उधर से रिलीज होके वो अपना रिलीज होगी आपकी साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर. साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जब रिलीज होगी तो पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर आपका बाइंड हो जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर और पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स दिखाएंगे. बट हमें रिस्पॉन्स दिखवाना ही नहीं है, मतलब हमें उसका इनिबिशन करना है. तो हम क्या देंगे, मोनोअमाइनेज इनिबिटर ड्रग्स दे देंगे, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, मोनोअमाइनेज जो मोनोअमाइन ऑक्साइडेज जो है उसको इनिबिट कर देगा, जिसकी वजह से इनएक्टिव मेटाबोलाइट प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो आपका रिलीज ही नहीं होंगे. ना नॉन एपिनेफ्रिन, ना सेरोटोनिन, ना डोपामिन, कोई भी रिलीज नहीं होगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड नहीं होंगे तो पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स नहीं दिखाई देगा. Now we will study about the one drug about the monoamines oxidase, जिसमें एग्जांपल हमारा आता है मैक्लोबिमाइड. मैक्लोबिमाइड is a reversible competitive selective and monoamines oxidase A inhibitor. ये बोल रहा है मैक्लोबिमाइड एक रिवर्सिबल होता है, कॉम्पिटिटिव होता है और सेलेक्टिव होता है मोनोमाइनेज A inhibitor के लिए. Next point, it is a short acting and monoamines oxidase activity recover within 1 to 2 days after stopping the drug. ये बोल रहा है मैक्लोबिमाइड जो होता है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है और मोनोअमाइनेज ऑक्साइडेज की एक्टिविटी जो होती है वो 1 से 2 दिन के बाद रिकवर होती है. जब हम ड्रग को स्टॉप कर देते हैं उसके बाद रिकवर होती है 1 से 2 दिन बाद. Next point, it is found to be an effective antidepressant and has an advantage that it has no sedative effect and does not produce a cardiovascular and anticholinergic side effect and hence is
इट इज वेल टॉलरेटेड। ये ऐसा देखा गया है कि ये जो मैक्लोबिमाइड है वो एक इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट है, और इसका एक एडवांटेज ये है कि ये सेडेटिव नहीं है, ये सेडेटिव नहीं है और ना ही कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट दिखाता, ना आपका एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट्स दिखाते, इसलिए ये वेल टॉलरेटेड है। नो सिग्निफिकेंट ड्रग इंटरेक्शन आर सीन, जो ड्रग इंटरेक्शन है वो भी बहुत कम देखी जाती है इसमें मैक्लोबिमाइड में। एडवर्स इफेक्ट इसका ये नोजिया है, इंसोमिना है, हेडेक्स है, डिजीनेस है। मतलब नोजिया मतलब दिल मतलब जो वो है वॉमिटिंग टाइप का, एक वॉमिटिंग आने का वो चांसेस है। इंसोमिनिया मतलब नींद नहीं आएगी, या हेडेक मतलब सर में दर्द होने लग जाएगा, डिजीनेस मतलब थकावट महसूस होगी तुम्हें। मैक्लोबिमाइड इज यूज्ड इन अ माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन एज अल्टरनेट टू टीसीए। ये मैक्लोबिमाइड एक माइल्ड से मॉडरेट मतलब थोड़े से मतलब एक रेंज तक ये डिप्रेशन में काम आता है, और टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स के ऑल्टरनेटिव इसको यूज कर सकते हैं मैक्लोबिमाइड को, है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन सीएनएस के ऊपर क्या होता है, इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स द टीसीए आर कॉजेज द डिजीनेस, ड्राउजीनेस, कंफ्यूजन एंड डिफिकल्टी इन थिंकिंग। सीएनएस के ऊपर अगर नॉर्मल सब्जेक्ट होगा, अगर नॉर्मल पेशेंट होगा तो उसमें क्या कॉज करेगा, टीसीए डिजीनेस कॉज कर देगा, ड्राउजीनेस कॉज करेगा, कंफ्यूजन कॉज करेगा, और डिफिकल्ट थिंकिंग एबिलिटी में डिफिकल्ट होगा वो। इसका मतलब है कि डिजीनेस का मतलब है कि थकावट होगा, ड्राउजीनेस मतलब तुम्हें थोड़ा सा स्लीपीनेस महसूस होएगा, कंफ्यूजन मतलब तुम्हारा माइंड कंसंट्रेशन अटेन नहीं कर पाएगा, मतलब, और डिफिकल्ट इन थिंकिंग का मतलब है कि तुम ज्यादा सोच नहीं पाओगे, सोचने में प्रॉब्लम होगी। Next, in the depressed patient, after 2 or 3 weeks of the treatment, elevation of a mood occurs. The patient show more interest in surrounding and sleep pattern becomes normal. जो डिप्रेस्ड पेशेंट थे उनमें अगर हम टीसीए दें, टीसीए ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट दें, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद क्या होगा, ट्रीटमेंट 2 से 3 हफ्ते बाद के ट्रीटमेंट के बाद वो क्या होगा कि मूड, जो एलिवेशन मूड जो हो रहा था उनका, वो पेशेंट का कम हो जाएगा, और सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट ज्यादा लेने लग जाएगा, और स्लीप पैटर्न भी इंप्रूव हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीवीएस के ऊपर क्या इफेक्ट दिखाएगा। पोस्टीरियल हाइपोटेंशन एंड टैकीकार्डिया ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ अल्फा 1 एड्रेजेनिक मस्कैरेनिक रिसेप्टर एंड कैन सीवियर इन अ ओवरडोजेज। ये बोल रहा है कि पोस्टीरियल हाइपोटेंशन होगा, मतलब पोस्टीरियल हाइपोटेंशन का मतलब है कि अगर किसी भी पेशेंट के अंदर अगर पोस्टीरियल हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी का अगर तुम पोस्चर चेंज कर रहे हो तो ब्लड प्रेशर चेंज हो रहा है। उसके बाद है बोलता है टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया भी एक तरह बीपी कम होने की वजह से, बट जो टैकीकार्डिया है वो टैकीकार्डिया और पोस्टीरियर हाइपरटेंशन मेनली अल्फा 1 एड्रेजेनिक और मस्कैरेनिक रिसेप्टर की ब्लॉकेज की वजह से हो रहा है, और ये सारा जो पोस्टीरियर हाइपरटेंशन और टैकीकार्डिया सीवियर ओवरडोजेज अगर तुम लोगे टीसीए का, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का अगर ओवरडोजेज लोगे तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। ANS, next is ANS. TCA can have anticholinergic properties and cause a dry mouth, blurred vision, constipation and urinary retention. जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट अगर तुम लोगे तो ANS पे क्या इफेक्ट दिखाएगा, वो एंटीकोलर्जेनिक प्रॉपर्टी दिखाएगा अपनी, मतलब कि ड्राई माउथ जो होगा वो सूख जाएगा, सलाइवा कम बनेगा उसमें, ब्लड विजन हो जाएगी, धुंधलापन महसूस होगा तुम्हें आंखों के आगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, और यूरिनरी रिटेंशन होगी, मतलब यूरिन बाहर निकलने में बहुत दिक्कत होगी, डिफिकल्ट होगी। नेक्स्ट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। व्हाट इज अ मैकेनिज्म ऑफ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, वो पढ़ लेते हैं हम। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ब्लॉक्स द रीअपटेक ऑफ द अमीन्स। अमीन्स में एग्जांपल आता है नॉन एड्रेनलिन and 5-hydroxytryptamine into the presynaptic terminals and thereby prolongs their actions on the receptor। ये बोल रहा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स जो है वो अमीन्स का मतलब नॉन एड्रेनलिन और 5-hydroxytryptamine का रीअपटेक नहीं होने देंगे प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन्स में।
न्यूरॉन्स का मतलब ये होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स, और उसके बाद जो होता है वो पोस्ट साइनेप्टिक, मतलब एक बार रिलीज हो गया तो वापस रीअपटेक नहीं होने देगा उसको, वो टीसीए का काम होता है। इसलिए जो इनका जो नॉन एड्रेनलिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन का जो एक्शन है उसको ज्यादा देर तक प्रोलॉन्ग कर देगा, और रिसेप्टर्स पे वो लगे रहेंगे, अटैच होते रहेंगे और अपना एक्शन दिखाते रहेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग एक्टिंग वो ड्रग बन जाएंगे। नेक्स्ट इज थर्स दे पोटेंशिएट द अमीन न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस। इसी वजह से जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है वो जो अमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे नॉन एड्रेनलिन और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन, वो सीएनएस में क्या करता है, टीसीए उनको पोटेंशिएट करता है, उनको एक्शन को बढ़ाता है, उनको प्रो। Now we will talk about the mechanism of action of a TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का mechanism of action देख लेते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है ये वाला, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है। इसमें क्या होता है, टायरोसिन आएगा, टायरोसिन एक प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर क्या करेगा, डायरोसिन से डोपा बनेगा और डोपा से डोपा अमीन बनेगा, डोपामीन से नॉन एड्रेनलिन, दिस इज द वेसिकल जहां पे स्टोर हो रखा है। अब तुम्हारा क्या होगा, इंपल्स आएगा, इंपल्स आने की वजह से ये क्या करेगा, नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा, नॉन एड्रेनलिन रिलीज हो गया, उसकी वजह से पोस्ट साइनेप्टिक जो रिसेप्टर्स हैं वो उन पे अटैच होएगा, दोनों पे अल्फा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 1, और रिस्पॉन्स अपना दिखाएगा। बट कुछ ऐसे नॉन एड्रेनलिन होते हैं जो वापस जाने की कोशिश करते हैं। बट जो अगर तुमने टीसीए दिया, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का काम क्या होता है, ये नॉन एड्रेनलिन को वापस रीअपटेक नहीं होने देंगे और इनका एक्शन क्या होगा, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से अपना पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर पे वो अटैच रहेंगे और अल्फा 1 रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन दिखाएंगे और बीटा रिसेप्टर की वजह से अपना एक्शन दिखाएंगे। 80% of non-adrenaline release into the synaptic cleft enters into synaptic neurons and reuptake blocked by the TCA। ये बोल रहा है 80% जो नॉन एड्रेनलिन है वो जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएगा और साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में चले जाएगा और अपना एक्शन दिखाएगा। बट अगर रीअपटेक होने की कोशिश करेगा तो टीसीए अपना काम दिखाएगा और उसको इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ टीसीए, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट का हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब है जब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग जाएगा तो बॉडी क्या करेगी ड्रग के ऊपर। टीसीए आर द रैपिडली एब्जॉर्ब एंड एक्सटेंसिवली प्रोटीन बाउंड एंड मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। जो ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर और प्रोटीन के साथ तो बहुत अच्छी तरह एक्सटेंसिवली बाइंड होते हैं, बहुत अच्छी तरह बाइंड होते हैं और लिवर के अंदर मेटाबोलाइज होते हैं। ये दे हैव अ लॉन्ग टी हाफ एंड कैन बी गिवन वंस ओरली। जो इनका हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है, लंबी होती है, और इसको टीसीए को, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट को हम दिन में एक बार देंगे बस, क्योंकि टी हाफ ज्यादा है तो एक बार ही जरूरत पड़ती है इनकी। Next is on prolonged administration, accumulation can occur and result in cumulative toxicity। ये बोल रहा है कि अगर तुमने लगातार अगर एडमिनिस्ट्रेशन करा तो उसकी क्या होगा, टीसीएस की क्या होगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी हो जाएगी। अब ये क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी होती क्या है, क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी का मतलब है कि अगर कोई भी ड्रग अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो एट अ इक्वल इंटरवल टाइम, बट वो एडमिनिस्टर तो कर रहे हो बट वो एक्सक्रीट नहीं हो रहा उतनी ही रेट पे। अब उतनी रेट पे एक्सक्रीट नहीं हो रहा तो वो क्या करेगा, एक्यूमुलेट होएगा। एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगी, टॉक्सिसिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव टॉक्सिसिटी। अब होता है एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आता है सेडेशन, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, एंटीकोलर्जेनिक साइड इफेक्ट लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन एंड यूरिन रिटेंशन आर रिलेटिवली कॉमन। जो एडवर्स इफेक्ट होता है टीसीएस का वो होता है सेडेशन, मतलब तुम्हें नींद टाइप में आ जाएगी। और पोस्टीरियल हाइपरटेंशन का मतलब मैंने समझाया था आपको। पोस्टीरियल हाइपरटेंशन का मतलब है कि बीपी लो होना विद द चेंजिंग इन द पोस्चर ऑफ द बॉडी। और नेक्स्ट इज टैकीकार्डिया, मतलब बीपी का कम होना। स्वेटिंग मतलब पसीने बहुत ज्यादा आएंगे। एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट दिखाएगा जिसके में आता है आपका ड्राई माउथ हो जाएगा, माउथ जो होता है वो सूख जाएगा, सलाइवेशन बहुत कम आएगी, कॉन्स्टिपेशन होने लग जाएगा, जो बाउल से वो नहीं निकलेंगे, और ब्लड विजन जो धुंधलापन है तुम्हारी आंखों के आगे आने लग जाएगा, और यूरिनरी जो मिक्यूरेशन है वो कम होने लग जाएगा, मतलब यूरिन निकालने में तुम्हें डिफिकल्टी होगी। ये साइड इफेक्ट होते हैं टीसीएस का।
TCA may precipitate the convulsions in epileptic and may cause a hallucination and mania in some patient. TCAs का और ज्यादा इफेक्ट होते हैं कि ये convulsions cause कर देंगे, epilepsy cause कर देंगे, hallucinations cause कर देंगे, और मैनिया भी कॉज कर देंगे. मतलब तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होगी. मैनिया का मतलब डिस्ट्रैक्शन है, अटेंशन कंसंट्रेशन अटेन नहीं कर पा रहे, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, और फैमिलियर टास्क जो है वो नहीं कर पा रहे, हेडेक हो रहा है, इसको बोलते हैं मैनिया. नेक्स्ट इज many TCAs have also cause a weight gain due to the increased appetite. अब क्या है, TCAs की वजह से क्या है, भूख बहुत ज्यादा लगती है. अगर तुमने TCA खाई तो भूख बढ़ने की वजह से बंदा क्या होगा, पेशेंट क्या होगा, ज्यादा खाना खाएगा. ज्यादा खाना खाएगा तो वेट गेन होएगा. वो भी एक क्या होता है, इसका एडवर्स इफेक्ट होता है. Next we are going to study is the mechanism of action of a selective serotonin or non-epinephrine reuptake inhibitors, antidepressant drugs, जिसमें एग्जांपल आते हैं वेनाल, फैक्सिन और डिलॉक्सिटिन. वो क्या करते हैं, पहले नॉर्मली क्या होता है कि जो ये होता है प्री साइनेप्टिक, ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स के अंदर हमारा न्यूरोट्रांसमीटर वेसाइकल के अंदर आपका स्टोर होता है. जब हमारा एक्शन पोटेंशियल आएगा तो ये जो वेसाइकल है उसमें से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे और अपने इंडिविजुअल क्या करेंगे, अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होंगे और पोस्ट साइनेप्टिक रिस्पॉन्स अपना दिखाएंगे. बट कुछ होते हैं जब साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ये रिलीज होते हैं तो कुछ परसेंटेज अपना जो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन है वो वापस जाते हैं, वापस रीअपटेक होते हैं. बट जो जो वो होता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन या नॉन एपिनेफ्रिन जो इनिबिटर्स होते हैं, वो उनका काम होता है कि इसको इनिबिट करना, रीअपटेक को इनिबिट करना. वो इनिबिट कर देंगे और जिसकी वजह से इन ड्रग्स का सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन न्यूरो का क्या करते हैं, वो प्रोलॉन्ग एक्शन दिखा देते हैं और प्रो साइनेप्टिक रिस्पॉन्स ज्यादा दिखाई देता है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर का पहले तो इंट्रोडक्शन से टॉपिक से ही पता चल रहा है कि ये सेलेक्टिवली क्या करेगा, सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका रीअपटेक इनहिबिट करेगा. पहला पॉइंट इसमें बोल रहा है कि इंक्लूड द फ्लॉक्सिटीन, फ्लोक्सामाइन, पैरोक्सिटीन, सिटोलाप्राम एंड सर्टालिन. जो ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन इनहिबिटर्स होते हैं, SSRI भी बोलते हैं इनको, उसमें कौन कौन से ड्रग आते हैं, एक तो फ्लॉक्सिटीन होता है, फ्लोक्सामाइन होता है, पैरोक्सिटीन होता है, सिटोलाप्राम होता है और सर्टालिन भी होता है. उसके बाद बोल रहा है एंटी डिप्रेसेंट एक्शन एंड एफिशिएंसी ऑफ SSRI आर सिमिलर टू TCA. जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं उनकी जो एक्शन होता है और एफिशिएंसी होती है वो दोनों सिमिलर होते हैं एज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का जैसा. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ब्लॉक द रीअपटेक ऑफ द सेरोटोनिन इनटू द सेरोटोजेनिक नर्व एंडिंग एंड हेंस दे एनहांस द सेरोटोनिन लेवल एंड इन दीस सिनेप्सेस. अब ये क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं वो सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स का इनहिबिशन करते हैं, रीअपटेक नहीं होने देते, और जिसकी वजह से जो होता है साइनेप्सिस में इसका लेवल बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से उसका एक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है. सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर हैज अ फॉलोइंग एडवांटेज ओवर द TCA. अब सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का कुछ एडवांटेज है ओवर द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के अगेंस्ट. कुछ एडवांटेज है. पहला एडवांटेज इसका है लो कार्डियोवैस्कुलर साइड इफेक्ट. जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है उनका जो कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट है वो बहुत कम होता है. सेकंड इज एंटीकोलर्जेनिक साइड इफेक्ट, वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है. लो सेडेशन, ये सेडेशन बहुत कम कॉज करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीफर टू एल्डरली बिकॉज ऑफ लो एंटीकोलर्जेनिक एक्शन. Anticholinergic actions like constipation, urinary retention and may be troublesome in elderly. जो elderly patients होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये ज्यादा प्रेफर करा जाता है SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर बहुत ज्यादा प्रेफर करा जाता है. क्यों प्रेफर करा जाता है, क्योंकि एंटीकोलर्जेनिक इफेक्ट बहुत कम होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन कम होता है, यूरिनरी रिटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और यही सारी प्रॉब्लम्स होती है एल्डरली में, और ये कॉज SSRI तो नहीं करता, इसलिए TCA करता है, इसलिए एडवांटेज है ओवर द TCA. नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि सेफर इन ओवरडोज.
This is particularly advantages in the patient with the depression who may have a suicidal tendency. अब तुम अगर SSRI सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स का अगर तुमने ओवरडोज ले लिया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सेफर है उसके लिए, और उन पेशेंट्स के लिए ज्यादा से मतलब अच्छी तरह यूज कर, उनके लिए एडवांटेज है या यूज उनके लिए कर सकते हैं जिनमें डिप्रेशन हो रखी है, या फिर उन पेशेंट के लिए जिसको सुसाइडल टेंडेंसी है, सुसाइड करने की मतलब दिमाग में आता है, या फिर कर सकते हैं वो सुसाइड, जो पेशेंट कर सकते हैं उनके लिए SSRI यूज करते हैं. नेक्स्ट इज ड्यू टू द लो साइड इफेक्ट प्रोफाइल SSRI आर जनरली वेल एक्सेप्टेड बाय द पेशेंट. अब साइड इफेक्ट कम होने की वजह से ये SSRI सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर पेशेंट ज्यादा यूज करता है इनको ड्यू टू द लो साइड इफेक्ट. अब इसके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से होते हैं? एडवर्स इफेक्ट टू SSRI इंक्लूड द नोजिया, वॉमिटिंग, इंसोमिनिया, एंजाइटी एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन. अब एडवर्स इफेक्ट इसमें आते हैं, एक तो होता है नोजिया, नोजिया होने लग जाएगा, वॉमिटिंग उल्टी आने लग जाएगी, इंसोमिनिया का मतलब है कि नींद नहीं आएगी, एंजाइटी मतलब ओवर एक्साइटेशन उसकी बॉडी होगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब सेक्स करने की डिजायर कम होने लग जाएगी, हार्मोन्स रिलीज कम होंगे जिसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शंस हो सकते हैं ड्यू टू द सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. Among the SSRI, फ्लोक्सेटिन is the most common used ड्रग. जो सारे सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो यूज ड्रग होता है वो उसका नाम होता है फ्लोक्सेटिन. Next we are going to study is the mechanism of action of SSRI selective serotonin reuptake inhibitors का हम mechanism of action पढ़ लेते हैं. इसमें ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स है. प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन्स में क्या होगा, पहले ट्रिप्टोफैन जो प्रिकर्सर होगा वो बनेगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन में, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन में. 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो होगा अगर एक्शन पोटेंशियल आया तो वो रिलीज होएगा इन द साइनेप्सिस, साइनेप्सिस में रिलीज होएगा. साइनेप्सिस में रिलीज होने के बाद वो अपने रिसेप्टर पे ज्वाइन होएगा या अटैच होएगा. अटैच होने के बाद अपना इफेक्ट दिखाएगा, रिस्पॉन्स दिखाएगा अपना, बट कुछ ऐसे परसेंटेज होती है वो वापस रीअपटेक होने की कोशिश करती है. बट अगर तुमने SSRI या सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स अगर दिया तो वो क्या करेगा, जो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन जो रीअपटेक हो रहा है या वापस जा रहा है उसको क्या करेगा, रोकेगा, ब्लॉक कर देगा. ये सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक तो करता ही करता है बट ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट भी इसको ब्लॉक करता है. नेक्स्ट कैटेगरी इज द एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट. एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में पहला पॉइंट है एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड द ट्राजाडोन, ब्यूप्रियोन, नेफाजोडोन एंड मिट्राजिपिन. ये 4 ड्रग आते हैं इसमें एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट में. ट्राजाडोन होता है ब्यूप्रियोन में, नेफाजोडोन एंड मिट्राजिपिन. नेक्स्ट इसकी एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के कुछ ऐसे एडवांटेज होते हैं जैसे फ्यूअर साइड इफेक्ट्स, पर्टिकुलरली द सेडेशन एंड एंटी कोलर्जेनिक इफेक्ट. एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स के कुछ बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे सेडेशन जो होता है वो कम होता है और एंटी कोलर्जेनिक इफेक्ट वो बहुत कम होते हैं. सेफर इन द ओवरडोज. ओवरडोजिंग अगर एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट की अगर तुम ओवरडोजिंग करोगे तो उसमें इफेक्ट मतलब सेफ होगा ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट. इफेक्ट इन द पेशेंट नॉट रिस्पॉन्डिंग टू TCA. ये क्या करेगा, जो पेशेंट TCA के थ्रू मतलब रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, मतलब ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, तो उसमें क्या है हम एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट देके उनको ठीक कर सकते हैं. नेक्स्ट कुछ हम ड्रग्स को ले लेते हैं, इनको ब्रीफ डिस्कशन करते हैं. ट्राजाडोन सबसे पहले इज अ वीक सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर. जो ट्राजाडोन होता है वो एक वीक सर्टोनिन रीअपटेक इनहिबिटर होता है. Second, it is a short acting and T half is 6 hours and lacks anticholinergic activity. It is well tolerated and safe in overdosage. ये बोल रहा है कि एक तो शॉर्ट एक्टिंग होता है, टी हाफ इसकी 6 घंटे ही होती है और एंटीकोलर्जेनिक एक्टिविटी इसमें नहीं होती और ये वेल टॉलरेटेड होता है और ओवरडोजिंग करोगे तो इसमें सेफ होता है ये. Next point, it can cause a postural hypotension and priapism due to the alpha blockage effect. इसमें क्या है, पोस्टीरियल हाइपोटेंशन कॉज करेगा और प्रापिज्म अल्फा ब्लॉकिंग की वजह से ये प्रापिज्म और पोस्टीरियल हाइपोटेंशन कॉज करेगा. पोस्टीरियल हाइपोटेंशन इज द डिक्रीज इन द BP ड्यू टू द चेंज इन द
पोस्चर ऑफ द योर बॉडी, मतलब पोस्चर चेंज के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम होता रहेगा। प्रापिज्म का मतलब है पेनिस का इरेक्शन ड्यू विदाउट द इंटरकोज ना करा हो किसी भी पेशेंट ने, फिर भी उसका पेनिस इरेक्ट रहेगा बहुत लॉन्ग पीरियड तक ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द अल्फा 1 ब्लॉकेज। नेक्स्ट ड्रग इज नेफाजोडोन। नेफाजोडोन होता है ब्लॉक्स द सेरोटोनिन रीअपटेक एंड इज इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट। नेफाजोडोन जो होता है वो सेरोटोनिन रीअपटेक को इनिबिट करेगा और एक इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ वेल टॉलरेटेड, कॉजेज अ सेडेशन एंड माइल्ड पोस्टीरियल हाइपोटेंशन। नेफाजोडोन जो होता है ये बहुत टॉलरेटेड होता है और सेडेशन जो होता है इसका बहुत कम कॉज करता है और माइल्ड पोस्टीरियल हाइपोटेंशन कॉज करेगा। नेफाजोडोन इज यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंट डिप्रेशन। अब जो नेफाजोडोन होता है वो यूज कर सकते हैं प्रोफाइलेक्सिस ऑफ रिकरेंट डिप्रेशन। रिकरेंट डिप्रेशन होता है कि अगर तुम्हारा डिप्रेशन ठीक हो गया उसके बाद दोबारा आ रहा है डिप्रेशन, तो उसका पता लगाने के लिए हम नेफाजोडोन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग इज वेनाफेक्सिन। वेनालाफेक्सिन is considered by a sum of atypical antidepressant because it inhibits to reuptake of non-adrenaline in addition to 5-HT serotonin and non-adrenaline reuptake inhibitor। वेनालफेक्सिन जो होता है वो एक एटिपिकल एंटीडिप्रेसेंट होता है जो कि एक तो 5-HT का तो रीअपटेक इनिबिट करेगा ही करेगा, ऊपर से नॉन एड्रेनलिन का भी इनिबिशन करेगा ये। It is thought to be faster acting and may be useful in patient not responding to antidepressant, other antidepressant। ये बोल रहा है कि वेनालफेक्सिन जो होता है एक तो फास्टर एक्टिंग होता है, ऊपर से उन पेशेंट्स में यूज करा जाता है जिन पेशेंट में दूसरे एंटीडिप्रेसेंट से मतलब ठीक नहीं हो रहा डिप्रेशन, उनको उनकी जगह हम वेनालफेक्सिन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मिट्राजिपिन। मिट्राजिपिन ब्लॉक्स दी 5H2 5HT and alpha 2 receptor and enhance the release of the non-adrenaline and 5-HT। ये बोल रहे हैं मिट्राजिपिन जो होता है एक तो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2 को, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 3 को और अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से जो नॉन एड्रेनलिन और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन है उनका रिलीज एनहांस कर देगा। इट इज अ फास्टर एक्टिंग एंड एक्शन स्टार्ट्स 1 वीक ऑफ ट्रीटमेंट। ये बोल रहा है कि ये फास्टर एक्शन दिखाता है और 1 वीक की ट्रीटमेंट इसकी चलती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉजेज अ सेडेशन बट अदर साइड इफेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। ये सेडेशन तो कॉज करेगा बट दूसरे जो साइड इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल। लास्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज द यूजेस ऑफ एंटीडिप्रेसेंट। यूजेस ऑफ एंटीडिप्रेसेंट में सबसे पहला यूज आता है एंडोजीनियस डिप्रेशन। एंडोजीनियस डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं वो ज्यादा लॉन्ग पीरियड तक हम यूज करते हैं और इनका रिस्पॉन्स जो होता है वो 2 से 3 हफ्ते के बाद दिखाई देता है ऑफ द ट्रीटमेंट। और उसके बाद ये जो एंडोजीनियस डिप्रेशन के अंदर जो एंटी डिप्रेसेंट हम यूज करते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सा ड्रग हम यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा और पेशेंट का फैक्टर क्या होगा, जैसे क्या पेशेंट की क्या एज है। सेकेंड इसमें यूज आता है पैनिक अटैक्स। पैनिक अटैक्स में पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेसेस एंड डिसऑर्डर्स एंड अदर एंजाइटी डिसऑर्डर्स ऑल रिस्पॉन्ड टू एंटी डिप्रेसेंट। एक्यूट एपिसोड्स ऑफ एंजाइटीज आर नोन एज पैनिक अटैक्स। जो पैनिक अटैक्स होते हैं उसमें आता है पोस्ट ट्रॉमिक सेंटर। किसी भी पेशेंट को अगर ट्रॉमा हो गया उसके बाद जो स्ट्रेसेस या डिसऑर्डर्स या फिर कोई भी किसी भी टाइप का स्ट्रेस अगर उसके बाद आ रहा है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहा है तो उन दोनों केसेस में क्या होगा, हमारा एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं हम। अगर किसी पेशेंट को एंजाइटी के एपिसोड्स आ रहे हैं तो उसमें भी हम एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मतलब है कि किसी भी पेशेंट को थॉट्स रिपीटेड थॉट्स, अगर तुम कोई भी पेशेंट सोच रहा है उसके बारे में रिपीटेड, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अब ये नहीं है कि कोई भी नेल बाइट कर रहा है तो बार बार नेल बाइट कर रहा है तो उसको ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर नहीं बोलेंगे।
अगर किसी भी पेशेंट के अंदर अगर कुछ चीज छू रहा है तो उसको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गंदी है, तो उसके बाद छूने के बाद वो कम से कम 7-8 बार हाथ धो रहा है, तो उसको ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर बोलेंगे कि उसके उस चीज के अगेंस्ट उसको कुछ ऑब्सेशन है। तो उसके अंदर हम SSRIs यूज कर सकते हैं, जैसे आपका क्लोमिप्रामीन इफेक्टिव होता है इसमें। नेक्स्ट इसका यूज होता है नॉक्ट्यूरल एनोरेसिस। नॉक्ट्यूरल एनोरेसिस का मतलब होता है कि बेड टाइम में कोई भी पेशेंट को अगर यूरिनेशन आ रहा है, आपका इनवॉलेंट्री अगर यूरिनेशन निकल रहा है, तो उसमें हम एंटी डिप्रेसेंट देके उसको ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका चिल्ड्रंस के अंदर ही नॉक्ट्यूरल एनोरेसिस देखा जाएगा अप टू द एज ऑफ 12। नेक्स्ट यूज इज साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में यूज होते हैं फाइब्रोमाइल्जिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, क्रॉनिक फैटिग, टिक सिंड्रोम एंड माइग्रेन एंड स्लीप एपिनिया। इन सारे केसेस में हम न्यूअर एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर सकते हैं। फाइब्रोमेलिगिया, फाइब्रोमेलिगियाज में क्या होता है, फाइब्रोजेनेसिस, फाइबर्स जमा हो जाते हैं मसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके मसल पेन हो जाते हैं, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। नेक्स्ट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स में ब्लॉटिंग हो जाएगी, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाएंगे, डायरिया होगा, ब्लॉटिंग होगी, आपका गैस बनेगा। ये सारे सिम्टम्स होते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के में। क्रॉनिक फैटिक में बहुत ज्यादा थकावट हो जाएगी। टिक सिंड्रोम्स होता है कि मतलब इरिथमिकल और रैपिड मूवमेंट होती है मसल की, तो उसको बोलते हैं टिक सिंड्रोम। माइग्रेन होता है आपका प्रोलॉन्ग, बहुत ज्यादा अगर हेडेक होगा किसी भी पेशेंट को तो उसको माइग्रेन बोलेंगे। स्लीप एपिनिया, एपिनिया का मैंने मतलब बताया था कि 20 सेकंड या 20 सेकंड से ज्यादा अगर ब्रीथ ना आए, मतलब ऑक्सीजन ना आए बॉडी के अंदर, तो उसको बोलेंगे एपिनिया। और अगर सोते समय ये कंडीशन हो रही है तो उसको बोलेंगे स्लीप एपिनिया। नेक्स्ट इज अदर इंडिकेशन। कुछ और इंडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं, जिसमें आता है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया था अटेंशन डेफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को अटेंशन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, वो किसी भी मतलब चीज में वो अटेंशन कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी, मतलब बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद आता है क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन मतलब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म मतलब कोई भी पेशेंट बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, तो उसको बोलते हैं क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। इन सब चीजों की वजह से डिप्रेशन कॉज होती है, जिसमें हम एंटी डिप्रेसेंट यूज कर सकते हैं।